हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे तो टॉपिक काफी छोटा है बट काफी कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक के ऊपर। और ये जो टॉपिक है ये CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन है जो CSIR नेट में और गेट में इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब यहाँ पे जो अमॉर्फस आप उसको पॉलीमर कंपाउंड से भी डील कर सकते हो। अब इसको पॉलीमर में भी पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो पॉलीमर होते हैं वो अमॉर्फस एंड सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर क्रिस्टलाइन कंपाउंड हो और अमॉर्फस कंपाउंड हो तो उनका कूलिंग कर्व किस तरीके से आता है। ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होगा कि एक क्रिस्टल कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है। बेसिकली देखिए, जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की बात करते हो तो वहां पर एक यूनिट सेल आता है, एक इस तरीके का यूनिट सेल आता है। अब ये आयनिक कंपाउंड है, नॉन आयनिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट अस कंसीडर फॉर अ टाइम बीइंग कि वो एक आयनिक कंपाउंड है। अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हर कॉर्नर पे कटायन अनायन इस तरीके से, कटायन अनायन इस तरीके से बैठे होंगे। सी एक चीज को समझने की कोशिश करना, क्रिस्टलाइन कंपाउंड की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। और वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड में क्योंकि हमारे पास एक यूनिट सेल होता है, वी हैव अ यूनिट सेल, और इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड को अगर आप हीट करने की कोशिश करते हो तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो होगा वो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है। अब ये जो एक प्रॉपर्टी है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, वो हमें उसके कूलिंग कर्व को बताने में बहुत मदद करती है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टल है, एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा क्रिस्टल ले लेते हैं और लेट अस से इस एग्जांपल के तौर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, यानी 59 डिग्री सेल्सियस तक इस क्रिस्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हम पहुंचने लगेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ने लगेगा, इस क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। क्योंकि अब वो पूरी बिल्डिंग जो है, ऐसे समझ लीजिए जैसे अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है और एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। दूर कहीं भूकंप होगा तो यहाँ हल्के हल्के झटके लगते हैं, पर जब भूकंप अगर बिल्डिंग के नीचे ही हो जाएगा तो ऑन द स्पॉट बिल्डिंग गिर जाती है। सिमिलरली जब आप इसको हीट कर रहे होते हो, क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, वो 60 डिग्री तक, एक एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री लेके चल रहा हूं, क्या पता कोई अलग अलग क्रिस्टल के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो 60 डिग्री तक यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़े, 59 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही तुम 60 के सराउंडिंग में, विसिनिटी में पहुंचोगे, ऑन द स्पॉट वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बनना स्टार्ट कर देगा। यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। सी एक चीज को याद रखिएगा, जब वो मेल्ट हो रहा है, जब वो मेल्ट हो रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, मेल्ट होते समय वो एनर्जी को ले रहा है और उसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या कहा जाता है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको डेल्टा H लिख दिया जाएगा और FUS लगा दिया जाता है। सिंस वो एनर्जी अंदर ले रहा है, वो एनर्जी अंदर ले रहा है, थर्मोडायनामिक टर्म्स के हिसाब से यहां पर मुझे प्लस साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास एक क्रिस्टल होता, मेरे पास एक क्रिस्टल होता, यही क्रिस्टल होता, और मान लीजिए उसको 70 डिग्री पे रखा होता। मान लेते हैं मैंने इस क्रिस्टल को 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, तो भैया वो लिक्विड होगा। अब अगर आप उस लिक्विड को कूल करने लगो, कूल करने लगो, कूल करने लगो, तो 61 डिग्री सेल्सियस तक आप 70 से नीचे आ रहे हो, द कमिंग डाउन, आप उसको कूल कर रहे हो, तो 60 डिग्री सेल्सियस तक उसके वहां पे देखो, एक चीज को समझो, इस चीज को आप जब इसको कूल करोगे तो आप इसको कूल कैसे करोगे मुझे बताओ? कूल करने के लिए आप यहाँ पे कुछ तो बर्फ वगैरह ऐसे ऐसे कुछ तो लगा दोगे, आइस क्यूब्स लगा दोगे भाई, किसी तरीके से तो उसको ठंडा करोगे। जब आप उसको ठंडा करोगे, आपका टेम्परेचर, अब हम यहाँ पे ना ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं, कूलिंग कर्व बनाते हैं अब हम, वो भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की। जब आप उसका टेम्परेचर यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं और हम यहाँ पे टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं। मान लीजिए आपने जैसे अभी वो 70 डिग्री पे है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, मान के चलते हैं वो अभी 70 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, आप उसको कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो अचानक से पूरा उसके अंदर की एनर्जी, उस सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकलने लगेगी। एनर्जी विल बी कमिंग आउट, कहां से? उस लिक्विड में से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बाहर आएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं, आप भी एक एटम हो, मैं भी एक एटम है, पर हम दोनों लिक्विड स्टेट में हैं। अगर हम दोनों 60 डिग्री पे होते, अगर हम दोनों 60 डिग्री पे होते या 60 से नीचे डिग्री पे होते, तो हम एक दूसरे को गले लगा लेते, हम सॉलिड स्टेट में आ जाते। सॉलिड स्टेट का मतलब आप समझते हो ना, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है? एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब मान लीजिए हम 70 डिग्री पे हैं, तो तुम भी एटीट्यूड में खड़े हो, हम भी एटीट्यूड में खड़े हैं, नहीं देखेंगे तुमको भैया हम, हाँ एटीट्यूड में हम। अब कोई आ जाए और हमको बातचीत करने लगे हमारे साथ, हमको भाई ठंडा करने की कोशिश करेगी, भाई मान जाओ, कोई बात नहीं, झगड़ा होता है या फलाना है, धमकाना है। अब मान लीजिए जैसे वो आगे सामने थर्ड पर्सन सामने खड़ा हो गया,
वो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे ठंडे होने लगेंगे, हमारे अंदर का नफरत, हमारे अंदर का गुस्सा धीरे 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 कम होने लगेगा। और कब कहीं जाके मैं आपको देखने लगूंगा, हाँ ठीक है चल ठीक है कोई बात नहीं, भूली बिसरी बात है। दिस इज व्हाट इज ह्यूमन नेचर। हमारे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होता। देखो केमिस्ट्री और ह्यूमन में बिहेवियर में कोई खास फर्क नहीं होता, आप इस चीज को समझिए। अब भाई आप 11th के बच्चे हो, 12th के हो या पीएचडी किए हुए स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर इज सेम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। हमारे अंदर क्या है, अगर वो आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट को अगर मैं छोड़ दूं, हम भी तो एटम्स मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। तो हम छोटे छोटे लोगों की बड़ी कॉलोनी है, तो हमारा जो बिहेवियर होगा उन सबका इंटीग्रेशन करने के बाद ही तो हमारा बिहेवियर आता है। तो हम डे टू डे लाइफ में जो हम बिहेव करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में देखते हैं, अगर उसी चीज को हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में देखें तो बिहेवियर वही होता है, ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर होता है। तो आप जब इसको कूल करने लगोगे, उनके एटम्स जो हैं आसपास, वो जो एटम्स वहां पे थे, मान लीजिए हम 2 एटम्स को लेके चलते हैं यहाँ पे, ये 2 एटम्स हैं यहाँ पे, उन 2 एटम्स के अंदर जो गर्माहट थी, जो उनके अंदर हीट एनर्जी स्टोर्ड थी, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, हीट एनर्जी जो उनके अंदर स्टोर थी, वो हीट एनर्जी निकलने लग जाएगी। सर कौन सी हीट एनर्जी? जो तुमने उनको सप्लाई करी थी, तुमने उनको 70 डिग्री तक लेके गया था, वो एनर्जी उनमें से बाहर निकलने लगेगी और वो धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगेंगे, धीरे धीरे कूल हो जाएंगे। मतलब उनका टेम्परेचर लीनियरली कम होगा, मतलब उनका टेम्परेचर लीनियरली कम होने लगेगा। अब जैसे जैसे आप उसको कम करते जाओगे वक्त के साथ, एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, आप कहां से लेके आ रहे हो उनको, आप उनको 70 डिग्री सेल्सियस से बड़ी मुश्किल से 60 डिग्री पे लेके आ रहे हो, टेम्परेचर लीनियरली गिर रहा है और उन एटम्स के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 60 डिग्री पहुंचा, मतलब कोई हमें समझा रहा है, कोई हमें समझा रहा है, हम उसकी बातें सुन रहे हैं, हम हमारे अंदर का गुस्सा ठंडा हो रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, आपके साथ मेरी नफरत है, वो समझा रहा है। पर जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस आया, पता नहीं अचानक मेरे को तुम्हारे लिए प्यार आ गया। अब तक हमारे अंदर का गुस्सा निकल रहा था, जो बाहर से कहीं से आया था, किसी की बातें सुन के आपके साथ मेरे को नफरत हो गई थी, किसी ने मुझे समझाना स्टार्ट किया, वो बीच का मांडवली करने आता है ना, मुंबई लैंग्वेज में कहते हैं मांडवली करने आया बीच में, उसने मुझे समझाना स्टार्ट किया। जब मैं उसकी बातें सुन रहा था, मेरा गुस्सा ठंडा हो रहा था, ओम शांति। और थोड़ी देर के बाद जब मेरे को जैसे 60 डिग्री सेल्सियस पे मैं पहुंचा, मेरे को आप पे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, प्यार उमड़ने लगा, मेरे अंदर से प्यार उमड़ने लगा आपके लिए। मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री तक टेम्परेचर शार्पली गिरेगा, पर जैसे 60 डिग्री सेल्सियस आएगा, एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और क्या बना लेंगे, सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। अब देखो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब वो सॉलिड स्टेट में जाएंगे, मतलब क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे लैटिस। क्या बनाएंगे, लैटिस। देयर विल बी अ लैटिस फॉर्मेशन। अब जब लोग एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे को जप्पी पाने जाएंगे, गले लगाने जाएंगे, तो प्यार उमड़ेगा। अब तक जो टेम्परेचर निकल रहा था, वो उनके अंदर की जो स्टोर हीट थी वो बाहर निकल रही थी। अब जैसे ही वो एक दूसरे के करीब जाएंगे, वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। देखो एक चीज को समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर आप समझ पाओ। जैसे आप खड़े हो, मैं, यही पॉइंट था जो मुझे इस वीडियो में समझाना था। एक्चुअली मैं ये कोर्स हमने बनाया हुआ था आरंभ बैच में, तो वहाँ पे बच्चों को बड़ा डाउट आया था, सर ये ग्राफ जो क्रिस्टलाइन का ये ऐसा शार्प कैसे आता है। लोग ये नहीं समझ पाते कि एनर्जी निकल रही है, क्या निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। उसको जरा फील करने की कोशिश करना। आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, तीसरा बंदा समझा रहा है, आप जब आपके सामने मैं एटीट्यूड में खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, गुस्से में देख रहा हूँ, एकदम भयंकर तरीके से, मेरे अंदर आक्रोश पड़ा हुआ है। किसी ने समझाया, मेरा गुस्सा शांत होने लगा, टेम्परेचर गिर रहा है, मेरे अंदर की एनर्जी बाहर जा रही है, मेरे अंदर की एनर्जी। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस आया, अचानक से मुझे तुम्हारे लिए प्यार आ गया। अब तक टेम्परेचर गिर रहा था, एनर्जी अंदर से बाहर आ रही थी, लेकिन अब सडनली वहां एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। क्यों एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है? एनर्जी इसलिए प्रोड्यूस हो गई है क्योंकि 2 एटम अब एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो एनर्जी, अब एनर्जी की जगह मैं दिल बना दूं, ऐसे, वो पिक्चरों में नहीं देखते, वो दिल निकलने लगते हैं ऐसे। एटम्स करीब आ गए हैं भाई, तो जब एटम्स करीब आएंगे तो उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब देखो इस चीज को समझना, इस फिनोमिनन को, बस मुझे यही समझाना है, ये समझ में आ गया, सारी कहानी खत्म हो गई। टेम्परेचर गिर रहा है, एनर्जी इज गोइंग आउट, सिस्टम इज गेटिंग कूल्ड, ठंडा हो रहा है। सिस्टम मतलब उसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई जो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। सडनली 60 डिग्री आते ही हम एक दूसरे के करीब आ गए और हमने मिलकर एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। अब बताओ टेम्परेचर पे क्या होगा? बाहर तुम हमको ठंडा कर रहे हो, बाहर तुम हमें ठंडा कर रहे हो, टेम्परेचर गिर रहा था। सडनली आउट ऑफ नोवेयर हम करीब आ गए, सॉलिड बन गया, लैटिस बन गया, और जैसे ही लैटिस बन गया, एनर्जी रिलीज हो गई। अब बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा,
अरे सर जब लैटिस बन रही है तो एनर्जी क्यों बन रही है, एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है? सिंपल, जब सॉलिड को मेल्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तो जब लिक्विड सॉलिड बनेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। भाई जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझ ना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो जब दो लोग करीब आएंगे तो वो एनर्जी बाहर आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो सॉलिड को जब लिक्विड बनाया तो एनर्जी देनी पड़ी, तो जब लिक्विड सॉलिड बनने की कोशिश करेगा तो वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब देखो आप बाहर से एनर्जी निकाल रहे हो, भाई ठंडा हो जा, भाई ठंडा हो जा, और 60 डिग्री पे मॉलिक्यूल करीब आ गए, और जैसे ही वो करीब आ गए एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो मुझे बताओ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा? सर ऐसा थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा? तुम ठंडा करोगे, हम करीब आएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तुम ठंडा कर रहे हो, हम करीब आ रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिस्टम में बाहर से तुम एनर्जी निकाल रहे हो और सिस्टम खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आपका टेम्परेचर एक टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर आप देखो चेंज इन टेम्परेचर, यहां देखो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन टाइम जो थी वो नेगेटिव थी और बड़ी शार्प थी। नेगेटिव का मतलब वक्त के साथ टेम्परेचर गिर रहा था उस सिस्टम का, उस लिक्विड का। हम उल्टे कव की बात कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे बात कर रहे हैं। हम लिक्विड को सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अगर आप यहां पे देखो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन टाइम ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो। मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब अब जब तक वो लिक्विड सॉलिड नहीं बन जाता, आप उसे ठंडा करोगे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आप उसे ठंडा करोगे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट हो गया है। आई बात समझ में? ये फंडा समझा? अच्छा, एक बार जब वो पूरा का पूरा सॉलिड बन गया, मतलब अंदर पूरा सॉलिड बन के तैयार हो गया, द एंटायर सॉलिड इज फॉर्म्ड, उसके बाद अगर तुम ठंडा करोगे तो क्या सॉलिड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं भाई। एक बार हम लोगों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, हम टाइटली पैक हो गए, सब लोग करीब करीब आ गए, उसके बाद तुम ठंडा करोगे तो हम एनर्जी नहीं प्रोड्यूस, हम सॉलिड बन गए। हम एनर्जी सिर्फ तब प्रोड्यूस करेंगे जब हम सॉलिड बन रहे थे। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद आपका टेम्परेचर फिर से गिरने लगेगा इस तरीके से। अब यहां अगर फिर से आप देखो तो आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन टाइम फिर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा। एंड दिस इज द कूलिंग कर्व ऑफ अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अब बहुत बच्चों को यह डाउट आता था, सर ये फ्लैट क्यों हो जाती है? अब समझ गए हो? मतलब तुम यूं कह सकते हो यहां से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स, सिंपल भाषा में कहूं तो, और यहां पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होता है, सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट्स, और उसके बाद फिर से आप ठंडा करोगे, एनर्जी निकलते चली जाएगी। आई होप यहां तक का फंडा समझ में आया होगा। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब वो लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है उस समय, जब तक वो पूरा सॉलिड नहीं बन जाता तब तक वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। यहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, तुम उसे ठंडा करोगे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तुम ठंडा करोगे वो एनर्जी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये तो बात हो गई क्रिस्टलाइन कंपाउंड की। तो आई होप आपको क्रिस्टलाइन का ग्राफ यहां तक समझ में आया होगा। अगर आप बात करें हम अमॉर्फस कंपाउंड की, सर अमॉर्फस में क्या फर्क होता है, अमॉर्फस कंपाउंड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो भाई, अमॉर्फस की पहली बात तो कोई यूनिट सेल एज सच होता नहीं है। अमॉर्फस कंपाउंड जो होता है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है, किसी भी तरीके से, कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से एटम्स जो होते हैं वो इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं। करेक्ट है? अब ये इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो एज सच स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको हीट करोगे, ऑब्वियस सी बात है ये भी मेल्ट होगा, इसको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, तब जाकर ये लिक्विड बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या होती है अमॉर्फस की? ये क्रिस्टलाइन की तरह नहीं है। देखो यही सबसे बड़ा है, इसीलिए मैं कहता हूं क्रिस्टलाइन अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सॉलिड स्टेट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है डायरेक्ट ब्रैग्स लॉ, मिलर इंडाइसेस, वीज इंडाइसेस, बड़े बड़े टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं और हमारा काम खत्म हो गया। जी नहीं, जब तक आप बेसिक्स को नहीं पकड़ोगे और बेसिक्स को फील नहीं करोगे, एबीसीडी नहीं पढ़ोगे, आप कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, आपको कभी फंडे समझ में नहीं आएंगे। आप रट लोगे, आप पेपर में प्रोड्यूस कर दोगे, वो कहते हैं ना खा खा के वो पेट भर लोगे और फिर पेपर में जाके उल्टी कर दोगे, और आप कभी उसको फील नहीं कर पाओगे। अगर आपको फील करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। देखो मैं हमेशा ये चीज मानता हूं, मैं कई साल हो गए यूट्यूब करता हुआ, मैं आज भी इस चीज को कहता हूं, कितनी ही बड़ी किताब क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट कभी रटना अलग बात है, बाय हार्ट करना, रटना वो अलग बात है। अब यहाँ पे
वही बच्चा इन सब चीजों को समझ पाएगा जिनको ये क्रिस्टलाइन अमॉर्फस का बेसिक डिफरेंस पता होगा। भाई अमॉर्फस की प्रॉब्लम क्या है? अमॉर्फस क्रिस्टलाइन की तरह नहीं होता। क्रिस्टलाइन क्या था? अगर आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड को देखो तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी, अरे इंक भी नहीं चल रही है, बताओ, गरीबी में आटा गीला। अभी अमॉर्फ क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो होता है शार्प 60 डिग्री पे मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद क्या बना लेगा? मेल्ट होने के बाद लिक्विड बना लेगा। अब 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, तो भाई अगर फ्रीज 60 मेल्ट 60 डिग्री पे हो रहा है तो फ्रीज भी तो 60 डिग्री पे ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो क्रिस्टल बनाएगा, एक प्रॉपर यूनिट सेल बनेगा और एक ही वक्त पे बनेगा। द टाइम विल बी फिक्स। वहां आएगा, जैसे आप ठंडा करोगे ठंडा करोगे ठंडा करोगे, आप देखोगे अरे सारे एटम नजदीक आ रहे हैं, अचानक से भीड़। वो कभी कभी पिक्चरों में आपने देखा है, वो फ्लैश मॉब होता है, सब स्टेशन पे लोग इधर उधर अचानक से सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो फ्लैश मॉब में नाचने लगते हैं। यहाँ पर भी वही होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, और सडनली 60 डिग्री पे देखते हो, अरे सॉलिड बन गया सॉलिड बन गया, सब एक साथ आने लगते हैं और सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। और ये मेल्टिंग में भी वही होता है। आप हीट, अच्छा आपने कभी दूध गर्म किया है? मैं ये बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूँ फील करवाने के लिए, दिस इज हाउ आई टीच। आपने कभी दूध गर्म किया है? भाई मेरे साथ रोज सुबह होता है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के दूध गर्म करने के लिए रखता हूँ, और मैं खड़ा होता हूँ 10 मिनट हो गया 15 मिनट हो गया, दूध कुछ हो रहा ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं नजर ऐसे करता हूँ और फिर से ऐसे करता हूँ, तब तक दूध बाहर। क्या समझ में आया? क्या इससे पहले तक दूध गर्म नहीं हो रहा था? दूध का बॉइलिंग इज एन क्रिस्टलाइन बिहेवियर। 10 मिनट तक एनर्जी जमा किया, और जैसे ही एक मोमेंट आएगा, उफान आता है, सारा बाहर आ जाता है। सेम क्रिस्टलाइन में होता है। हीट करो, वो जमा करेगा, कुछ नहीं होगा। 60 डिग्री पहुंचते ही मेल्ट, दैट्स क्रिस्टलाइन। तो भाई सॉलिडिफिकेशन भी वही होगा। अमॉर्फस में वैसा नहीं होता। अमॉर्फस में क्या होता है, मान लेते हैं ये 50 डिग्री से मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और 60 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट ही होता रहेगा। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपको सॉलिड दिखेगा। आप हीट करोगे 50 डिग्री सेल्सियस पर कुछ एटम्स डिसाइड करते हैं चलो यार मेल्ट ही हो जाते हैं, क्या जिंदगी में रखा है सॉलिड बनके, तो कुछ एटम्स मेल्ट होंगे। फिर थोड़े से आप आगे बढ़ोगे, फिर कुछ और एटम मेल्ट होंगे, और ऐसे करते 60 डिग्री सेल्सियस तक मेल्टिंग चलती रहेगी। और 60 डिग्री के बाद आपको पूरा लिक्विड मिलेगा। मान लीजिए अब आप 70 डिग्री पे पहुंच गए, आप 70 डिग्री पे हो, वो पूरा लिक्विड बन चुका है। अब आप उसे कूल करना चाहते हो, आप उसे वापस रिटर्न लाना चाहते हो। अब मुझे बताना ग्राफ कैसे दिखेगा, हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। टेम्परेचर वर्सेस टाइम, मैं यहाँ टाइम लिखता हूं, दिस इज टाइम स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। आपका टाइम 0 है, 70 डिग्री पे लिक्विड है, लिक्विड इज एट 70 डिग्री सेल्सियस। आप उसे कूल करोगे, जैसे ही आप 60 डिग्री के पास आते हो, कि 60 डिग्री के अराउंड भी आप आना स्टार्ट करते हो, वो वहां से कुछ एटम डिसाइड करते हैं चलो हम सॉलिड बन जाते हैं, फिर कुछ और बोलेंगे चलो हम भी सॉलिड बन जाते हैं। एक साथ प्रोसेस नहीं होता है। एवरी टेम्परेचर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस से 62 के आसपास से ये कहानी शुरू होगी, और लेट अस से यहाँ पर आते आते 45 डिग्री तक ये कहानी चलती रहेगी। 50 to 60 के बीच में सॉलिडिफिकेशन एंड मेल्टिंग या फ्यूजन का प्रोसेस होता है। ऐसे जाओगे तो मेल्ट, ऐसे जाओगे तो सॉलिड। तो यहाँ अब अगर मैं बोलूँ तुमको, तुम बाहर कोई हमें ठंडा कर रहा है, ध्यान से समझना। क्रिस्टलाइन में क्या हो रहा था, बाहर कोई ठंडा कर रहा था, हम रुके हुए थे। हाँ भाई ठीक है, हमारा टेम्परेचर गिरेगा। जैसे 60 डिग्री आया, सब मिलके एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। बाहर का टेम्परेचर गिर रहा था, बाहर ठंडा कर रहा था, हमने एनर्जी प्रोड्यूस किया, थोड़ी देर के लिए सब कुछ कांस्टेंट हो गया। फिर जब हम सॉलिड बन गए तो फिर से टेम्परेचर गिरने लग गया। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। अमॉर्फस में क्या होगा, बाहर में टेम्परेचर चालू किया, 4 एटम करीब आ गए, थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस कर गई। फिर थोड़ा टेम्परेचर गिराने की कोशिश करोगे, फिर से कुछ 4 लोग करीब आ जाएंगे, फिर से थोड़ी एनर्जी, हर वक्त थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो क्या टेम्परेचर में एकदम सडनली शार्प डिक्रीमेंट आएगा क्या? विल देयर बी ए शार्प डिक्रीमेंट इन द टेम्परेचर? नो। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे, यहां थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी, कुछ एटम्स करीब आते रहेंगे, तो यू विल गेट अ सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक कर्व। आपको सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक कर्व ऐसी मिलेगी जहां पर आपको नहीं पता कि सॉलिडिफिकेशन कहां शुरू हुआ, और आपको ये नहीं पता सॉलिडिफिकेशन कहां खत्म हुआ, है ना। यहां हमें पता था, देखो सर यहां से सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया और यहां पे सॉलिड बनना खत्म हो गया। जब तक वो सॉलिड बन रहा था एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और इतने से इतने के बीच में ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब एटम्स करीब आए थे क्रिस्टलाइन में। अमॉर्फस में ऐसा नहीं है।
अमॉर्फस में आपने थोड़ा भी टेम्परेचर कम किया, कुछ गिने चुने एटम करीब आ जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी, भाई लैटिस एनर्जी तो वहां पे भी प्रोड्यूस होगी। लैटिस एनर्जी कहूं या मैं कहूं कि जब लैटिस तो नहीं कह सकते क्योंकि एच अमॉर्फस में लैटिस होता नहीं है, दस नो एच लैटिस प्रेजेंट इन, कोई प्रॉपर यूनिट सेल नहीं होता, बट सिंस एटम करीब आ रहे हैं, सॉलिड बन रहा है, एंड व्हेनेवर मॉलिक्यूल्स आर अप्रोचिंग क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड स्टेट इज अ लो एनर्जी स्टेट। अब मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में बोलता हूं, सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट इज अ लो एनर्जी स्टेट। सो ऑब्वियसली बात है, अगर वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब उसको लैटिस एनर्जी हम नहीं कह पाएंगे, बिकॉज लैटिस एनर्जी हमने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के लिए, जहां पे एच लैटिस बनता है। यहां हम कह सकते हैं कि जो फ्यूजन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फ्यूजन जो थी वो रिलीज हो रही है, रेदर देन मैं उसको ये कहना ज्यादा पसंद करूंगा कि भाई जो एनर्जी फ्यूज करने में हुई थी वो अब वो वापस से रिलीज हो रही है। तो इस तरीके के ये दो कर्व मिलते हैं। आई होप आपको ये दोनों कर्व समझ में आए होंगे। सबसे पहले अगर आपको क्रिस्टलाइन समझ गया तो अमॉर्फस का ग्राफ अपने आप समझ में आ जाता है कि क्यों वहां पर कोई शार्प कर्व नहीं है। यहां पर हर टाइम जैसे जैसे आप आगे वक्त के साथ बढ़ते जाओगे, आप उसे ठंडा करता जाओगे, कुछ ना कुछ एटम्स करीब आते जाएंगे, थोड़ी बहुत एनर्जी वो प्रोड्यूस करते जाएंगे। आप 100 एनर्जी निकाल रहे हो, वो 20 एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप 50 निकाल रहे हो, वो 10 एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होगा। आप एनर्जी निकालो 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 निकालो, वो रुके रहेंगे, अचानक से उनको याद आएगा अरे सॉलिड बनना है, चलो मिल जाते हैं, और वो अचानक से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दो कर्व समझ में आए होंगे। दिस कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट गेट, एंड दिस कर्व्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड पॉलीमर का, कैसे पॉलीमर किस टाइप के पॉलीमर होते हैं, क्रिस्टलाइन पॉलीमर है कि अमॉर्फस पॉलीमर है, पॉलीमर आगे कैसे काम करते हैं, पॉलीमर के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, आगे फ्यूचर में जाना चाहते हो, दीज कर्व्स विल रियली हेल्प यू अ लॉट। नाउ दिस वीडियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में इंटरेस्ट है। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।